नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी कुशल होंगे। आज हम अपनी डेली एडिटोरियल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर जो कि आज के इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। यह है कि आज पूरे अखबार पर यही छाया हुआ है, अमेरिका ने अलकायदा चीफ को मारा है। तो उसके बारे में बताया गया है कि कौन सी मिसाइल यूज की गई थी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, वो हमने निकाल लिया है। देख लेते हैं। द यूएस मिलिट्री यूज इट्स सीक्रेट वेपन्स हेलफायर R9X मिसाइल टू अलकायदा चीफ जवाहिरी अल जवाहिरी ऑन बालकनी ऑफ सेफ हाउस इन काबुल। तो जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के ऑफिस में छुपा हुआ था, उसको अमेरिका ने मार गिराया है। उसके ऊपर कितना 25 मिलियन का इनाम था, यही इसमें बताया, जो कि कम 3,000 आदमियों को मारे जाने के अटैक में शामिल था। ये एक न्यूज है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि जो रॉकेट यूज किया गया था, जो मिसाइल यूज की गई थी, वो ड्रोन से यूज किया गया था, उसके बारे में जान लेते हैं। कौन सा था? व्हाट इज दी हेलफायर R9X मिसाइल। तो बेटर नोन इन मिलिट्री सर्कल्स एज AGM-114 R9X, द हेलफायर R9X इज अ यूएस ओरिजिन मिसाइल। कहाँ की है? यूएस ओरिजिन, अमेरिका की ओरिजिन की मिसाइल है। नोन टू कॉज मिनिमम कोलेट्रल डैमेज वाइल एंगेजिंग इंडिविजुअल टारगेट, मतलब कम से कम सार्वजनिक क्षति से यह अपने टारगेट को हिट कर सकती है, ये मिसाइल है जो। और इस मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? निंजा मिसाइल। दिस वेपन डज नॉट कैरी ए वॉरहेड। वॉरहेड कैसे? जब भी कोई मिसाइल होती है तो उसके आगे एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा होता है जो कि जाके ब्लास्ट करता है। ये मिसाइल अपने साथ वॉरहेड लेके नहीं जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ ब्लेड्स लगे होते हैं और वो ब्लेड्स इतने हैवी होते हैं जो कि स्टील को भी तोड़ सकते हैं। वो ब्लेड्स कंटिन्यू घूमते हैं और जाके बिना ब्लास्ट हुए अपने टारगेट को हिट कर देते हैं। तो यही इसमें न्यूज में बताया गया है कि ये थिक स्टील सीट्स, मोटी स्टील की सीट में भी छेद कर सकते हैं और अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। द ब्लेड्स POP आउट ऑफ द मिसाइल एंड कट डाउन द intended target without causing the massive damage to the surroundings, which would to be the case with a missile carrying an explosive warhead। जैसा कि जो मिसाइल वॉरहेड लेके जाती है वो अपने और पास के सारे एरिया को डैमेज कर देती है, परंतु ये मिसाइल ऐसा नहीं है। इस मिसाइल से केवल जो टारगेट को हमने चूज किया है उसी को जाके ये हिट करती है। तो ये कब से एक्टिव है? 2017 से है और 2019 में इसको पब्लिक नॉलेज में डाल दिया गया था इसको। आगे क्या न्यूज है? एक यूएस कांग्रेस की अध्यक्ष हैं जिन्होंने अभी ताइवान का दौरा किया है, नैन्सी पेलोसी। उनके बारे में न्यूज है जो कि यूएसए और चीन के बीच में कंट्रोवर्सी का कारण बना है। तो कल मैं न्यूज देख रहा था तो न्यूज में पूरा यही चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी चाइना यूएस के ऊपर आक्रमण कर देगा। तो इस न्यूज में यही बताया कि जो ताइवान है वो चाइना के अधीन है या चाइना उसको अपना हिस्सा मानता है, परंतु यूएसए उसको एक अलग कंट्री के रूप में मान्यता देना चाहता है, जिससे कि चाइना उसका विरोध करता है। और चाइना ने मना किया था कि कोई भी अगर यूएस का अध्यक्ष ताइवान में विजिट करेगा तो इसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। यही इस न्यूज में बताया। आगे देख लेते हैं। ताइवान एन आइलैंड ऑफ 23 मिलियन पीपल, मतलब 23 मिलियन लोगों का एक द्वीप है जो कि 80 चीन के तट से कितना दूर है? 80 माइल दूर है। तो हम इसको देख लेते हैं, मैप पे देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये ताइवान है, ये साउथ चाइना सी है, ये ईस्ट चाइना सी है। तो ये तैपई जो कि ताइवान की राजधानी है, यहीं पे ये नैन्सी पेलोसी पहुंची हैं। तो हमारे इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो जान लेते हैं हम। क्योंकि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे देश आते हैं। तो जो भी इस एरिया में घटना घटेगी
वो हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ताइवान में जो भी कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, जो भी चीन और ताइवान को लेके पूरे वैश्विक स्तर पर झगड़ा चल रहा है, जैसे रूस में और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, ऐसे ही अगर चीन और ताइवान में कुछ भी हो रहा है तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्चुअल में हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं क्या है। जो कि लड़ाई ताइवान और चीन की है, 1949 में चीन और ताइवान के बीच में सिविल वार चल रहा था दोस्तों। तो ये सिविल वार 1971 तक चला। तो जो जैसा कि आप शिवसेना में देखने को मिल रहा है ना आपको, कि शिवसेना को उद्धव ठाकरे कह रहा है कि हमारे हैं, और दूसरी जो पार्टी है वो बोल रहे कि हम शिवसेना है। तो ऐसे ही ताइवान बोलता है असली चीन में हूं, और चीन जो आप जानते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान अपने आप को क्या बोलता है? ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। जब 1971 के बाद में, 1971 तक दोनों में आपस में काफी झगड़ा हुआ, पर 1971 के बाद में चाइना ने कुछ इसको छूट दी, कुछ शासन की शक्तियां देकर इसको छूट दे दी गई, जिससे कि यह झगड़ा कम हो गया। यूएस का इसमें कैसे हेरफेर हो रहा है, यूएस क्यों बीच में आ रहा है, तो वो जान लेते हैं। आपको पता है दोस्तों, ये वास्तव में देखा जाए तो दो विचारधाराओं की लड़ाई है। आपने दो शब्द सुने होंगे, पूंजीवादी और समाजवादी। कोल्ड वार के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। कोल्ड वार के टाइम पे दो ग्रुप बन गए थे वैश्विक में। यूएस ने शुरू से पूंजीवादी ग्रुप को फॉलो किया है, और यूएस के साथ में यूरोप के कुछ देश, ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मनी, ये सब थे। और समाजवादी ग्रुप में यूएसएसआर, चाइना, क्यूबा जैसे, नॉर्थ कोरिया जैसे कुछ देश हैं। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान अपने आप को क्या मानता है? डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी पूंजीवादी ग्रुप में अपने आप को शामिल करता है। ये अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है, जिससे यूएस इसको समर्थन दे रहा है। परंतु चाइना बोलता है कि नहीं, ताइवान चाइना का हिस्सा है। देखिए, भारत के रिलेशन है जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो चाइना के साथ हैं। ताइवान के साथ हमारे कोई अलग से रिलेशंस नहीं है। हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं। कौन सी? वन चाइना पॉलिसी। जिन देशों के चाइना के साथ बेहतर रिलेशन है, वो सब वन चाइना पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं। तो ये है विचारधाराओं की लड़ाई। 1970s के बाद में यूएस ने ताइवान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वही कंट्रोवर्सी आज देखने को हमको मिल रही है। तो हम देख लेते हैं क्या है। पेलोसी 1997 के बाद से द्वीप पर जाने वाले उच्चतम स्तर के अमेरिकी अधिकारी हैं। जब न्यूट गिंगरिच, मतलब एक अधिकारी इससे पहले गए थे, उस समय प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने यात्रा की थी। उसके बाद से नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची हैं। चीन ताइवान एक स्वशासी द्वीप पर लोकतंत्र पर अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। मतलब मैंने जो बताया कि ताइवान पे अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। भारत ने भी इसको लेकर कुछ अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है, परंतु पीओके के मामले में चीन हमेशा हस्तक्षेप करता है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि हम ताइवान के साथ में हैं, और बाइडेन को धमकी देते हुए फोन पे धमकी दी थी कि अगर आप ताइवान के मामले में हस्तक्षेप करोगे तो आपको इसके इंजाम भुगतने पड़ेंगे। यही इसमें न्यूज है, ज्यादा खास कुछ है नहीं। अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। जैसा कि आपको पता है, इस 24 तारीख को हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं NV रमन्ना साहब, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उसके बारे में हम जान लेंगे। कॉलेजियम प्रणाली क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, ना कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलेजियम का उल्लेख संविधान में नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से विकसित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व CJI द्वारा की जाती है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कॉलेजियम के प्रमुख होते हैं। इसमें न्यायालयों के 4 अन्य
वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं। एक उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। 1990 के सर्वोच्च न्यायालय के 2 फैसले के बाद यह व्यवस्था बनाई गई थी। 1993 से इसी के माध्यम से उच्च न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति होती है। पूरा कॉलेजियम का देख लेते हैं हम क्या है कि क्या हुआ था। दोस्तों 1973 तक सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो वरिष्ठ जज होता था उसी को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता था। परंतु जब 1973 में 3 वरिष्ठ जजों को छोड़ करके रे साहब को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। 1977 में 7 जजों को छोड़कर 8वें जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया। तो जो शुरू से जो प्रथा चली आ रही थी उसका उल्लंघन कर दिया गया। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया जिसमें फर्स्ट जजेज केस 1981 में तो क्या बताया गया कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, फर्स्ट जज जो केस हुआ था, न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, उसमें चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को क्या देगा और सलाह देगा और गंभीर कारणों से इस सलाह को अस्वीकार किया जा सकता था। तो अगले 12 वर्षों तक 1908 दूसरा जजेज का मामला कब आया 1993 में। तो 12 वर्षों तक न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका को प्राथमिकता दी गई। जो 1993 का सेकंड जज केस आया उसमें बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सलाह है राष्ट्रपति को जो दी जाती है वो केवल एक चीफ जस्टिस की नहीं होती है, उसमें 2 जज और शामिल होंगे और वो सहमति वास्तव में सहमति है, परामर्श नहीं है, यानी राष्ट्रपति को उसके लिए मानना पड़ेगा उसको। और थर्ड जजेज केस 1998 में आया जो कि 5 सदस्यीय निकाय में कर दिया गया उसका विस्तार। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ साथ 4 जज और होंगे। राष्ट्रपति का परामर्श कौन से में आएगा, अनुच्छेद 143 में आएगा। तो जान लेते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। उच्च न्यायालयों के कौन से जज पदोन्नत होकर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे या फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। कॉलेजियम की सिफारिशें ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं और उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही नियुक्ति की जाती है। संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की इतनी संख्या जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे परामर्श के बाद की जाती है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन जजों की नियुक्ति की जाती है, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में लिखा है। सरकार की भूमिका क्या है? यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो सरकार की भूमिका केवल इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जांच कराने तक ही सीमित है और उस जांच के बाद भी अगर उसी निर्णय को दोहराया जाता है कॉलेजियम द्वारा तो सरकार को उस चीज को मानना पड़ेगा, उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने के लिए बाध्य है वो सरकार। हमने तीनों जजेज केस जान लिए दोस्तों। तो आज के हमारे ये टॉपिक यही हैं, आप इनको एक बार और वीडियो को देख लें जिससे आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं सोचता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और यदि आप कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।